हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का टॉपिक कवर करेंगे। पहले हमारे एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर, जो कि पार्ट 1 था इसका। आज हम लोग ये पार्ट 2 वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का। टोटल 6 क्लासिफिकेशंस थे, जिसके अंदर हम पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 क्लासिफिकेशन पार्ट 1 के वीडियो में देख चुके हैं। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पार्ट 1 का। पार्ट 1 के वीडियो जरूर से देख लेना, ताकि पार्ट 2 तुमको एकदम क्लियर रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। 3 और क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय नॉर्मेलिटी एंड बाय मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हम चलते हैं 4th वन में, दैट इज बाय कंट्रोलेबिलिटी। ये वही कंट्रोल है, वो जो मजनू वाला कंट्रोल था ना, वो जो वेलकम मूवी है ना, कंट्रोल मजनू, वही वाला कंट्रोल है ये, है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कोई चीज को रोकना या कोई चीज को कंट्रोल कर पाना, बेसिकली उसको बोलते हैं कंट्रोलेबल। तो कंट्रोल के हिसाब से 2 कॉस्ट होता है, एक कंट्रोलेबल और दूसरा अनकंट्रोलेबल। ठीक है, देखना। कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड टिपिकली बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर इज कॉल्ड एज कंट्रोलेबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट इनकर इन अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजर हेडिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, ये वो खर्चा है जो कि मैनेजर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो खर्चे को थोड़ा सा ज्यादा या कम, या खर्चा को बंद भी कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट कॉस्ट कंप्राइजिंग डायरेक्ट लेबर, मटेरियल एक्सपेंस एंड सम अदर ओवरहेड्स आर जनरली कंट्रोलेबल बाय द शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और द फैक्ट्री मैनेजर। जनरली मैक्सिमम खर्चा जो होता है वो कंट्रोलेबल होता है। हम चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहें तो खर्चे को बंद कर सकते हैं। जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का खर्चा, हम चाहें तो प्रोडक्शन प्रोसेस बंद कर सकते हैं और ये सारा खर्चा इनकर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब है वो खर्चा जो कि हमारे वजह से नहीं हो रहा है और हमारा उसमें कोई खास कंट्रोल नहीं है, उसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड by the action of a specified member of an undertaking are known as uncontrollable cost. For example, expenditure incurred by, say, the tool room is controllable by the foreman in charge of that section, but the share of tool room expenditure which apportioned to the machine shop is not controlled by the machine shop foreman. क्या बोल रहा है? जैसे कोई टूल रूम है या कोई सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल ले लो। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का जो भी खर्चा हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट में वो खर्चा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जैसे 6 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड का 6000 लग रहा है, तो हर डिपार्टमेंट का 1000 है। ठीक है, ये खर्चा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चा हमारा नहीं है, हम नहीं कर रहे खर्चा। ये खर्चा तो दूसरे डिपार्टमेंट का है और वो हमारे में एपोर्शनड हो रहा है। याद होगा ओवरहेड का टॉपिक, खर्चा को हम एपोर्शनमेंट करते हैं। तो ये खर्चा जो 1000 रुपए दूसरे डिपार्टमेंट का है, लेकिन वो हमारे में डिवाइड हो रहा है, हम उसमें कुछ खास कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है वो है बाय नॉर्मेलिटी, सॉरी 5वां है बाय नॉर्मेलिटी। बहुत सिंपल है, 2 प्रकार का, नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। It is the cost which is normally incurred at a given level of output under the condition in what that level of output is normally attained. जो खर्चा होगा ही होगा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो खर्चे को हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, और एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? अचानक से कुछ ज्यादा खर्चा हो गया जो कि हम सोचे नहीं थे, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया, कोई मशीन खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया और उसकी वजह से कुछ ज्यादा खर्चा हो गया, वो सबको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं। क्या शानदार डेफिनेशन है, देखो, जो नॉर्मल नहीं है वो सब एबनॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन, बाय कॉस्ट यूज्ड इन मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि
बहुत सारा ऐसा वर्ड्स आएगा यहाँ पे जो आगे चल के कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होगा। ठीक है, पहला है जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है पहले से एक कॉस्ट एस्टिमेट करना, प्री डिटरमाइन करना और फिर कंपेयर करना कि एक्चुअल कॉस्ट जो था उसके हिसाब से हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे मैं अनुमान लगाया कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 500 रुपये लगना चाहिए। ठीक है, ये 500 रुपये क्या है, दिस 500 रुपीज इज माई स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा 500 के अंदर बनाने का, और फिर फ्यूचर में जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा फिर मैं कंपेयर करूंगा कि 500 में सोचे थे बनाने का, कितना में बना, तो कितना है स्टैंडर्ड कॉस्ट, कितना है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखना, अब प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से सोचा हुआ कॉस्ट है, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, एक्सपेक्टेड है ये, ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशन and the relevant necessary expenditure it may be used as a basis for price fixation and for cost control through variance analysis। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली क्यों यूज होता है, हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ और चेक करते हैं कि कोई डेविएशंस है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट है कि अगर हम थोड़ा सा आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो उसके वजह से कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा, या फिर अगर हम थोड़ा आउटपुट डिक्रीज करेंगे तो उसके वजह से कितना कॉस्ट डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे पहले हम बनाते थे 50 यूनिट, खर्चा होता था 100 रुपए, अगर हम बनाएंगे 51 यूनिट तो खर्चा होगा 101 रुपीज। तो एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने से खर्चा 1 रुपए से इंक्रीज होता है, तो दिस 1 रुपीज इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखना, द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट इंक्रीजेस इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट से ज्यादा या 1 यूनिट से कम करेंगे प्रोडक्शन तो कॉस्ट में क्या चेंजेस आएगा, टोटल कॉस्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब ये सच में खर्चा नहीं हो रहा है, ये नोशनल है। नोशनल का मतलब है सच में किसी को कैश देने का जरूरत नहीं। जैसे हम बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, इस 10 लाख रुपए के ऊपर हमारा इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर ये 10 लाख रुपए हम बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते तो ये 10 लाख रुपए सपोज मैं बैंक में रखता, या ये 10 लाख रुपए मैं म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता और उससे मुझे इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल खर्चा नहीं है ये, लेकिन अगर यहां पे पैसा यूज नहीं होता तो कहीं दूसरी जगह यूज होता और वहां से कुछ इनकम जरूर होता। ठीक है, देखना, दिस कॉस्ट आर नोशनल कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश outlay. Interest on capital, the payment for which is not actually made, is an example of imputed cost. Imputed cost और opportunity cost जो हम next पढ़ने वाले हैं, दोनों एक ही चीज है। opportunity cost का मतलब है next best alternative। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर सपोज मैं पढ़ाने से महीना का सपोज 50,000 रुपए कमाता हूं, ठीक है, अगर मैं जॉब करता तो मैं 40,000 कमाता सपोज, तो पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, 40,000। इसका मतलब अगर मैं ये नहीं करता तो मैं नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है मेरे पास, ये मैं पढ़ाता नहीं तो नेक्स्ट क्या करता, सपोज जॉब करता और जॉब में मिलता मुझे 40,000, तो मेरा पढ़ाने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 40,000 का। समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर ये काम नहीं करते तो क्या करते, वो काम करने से कितना इनकम होता, वो नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं जॉब नहीं कर पा रहा, जॉब करता तो 40,000 आता ना, लेकिन जॉब नहीं कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने के लिए
40,000 रुपए मुझे छोड़ना पड़ रहा है, फॉरगो करना पड़ रहा है, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी या इंप्यूटेड एक ही बात है, दोनों एक जैसा चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। देखना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चा जिसकी वजह से सच में कैश आउटफ्लो होने वाला है, जिससे पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। देखना, इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट which involves cash outflow. This cost concept is a short-term concept and is used for decisions related to fixation of selling price in recession, make or buy, etc. Out-of-pocket expenses can be avoided or saved if a particular proposal under consideration is not accepted. ठीक है, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब है हमारे से कितना पैसा जाएगा या कैश आउटफ्लो कितना रुपए का होगा। जनरली डिसीजन मेकिंग के समय हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट का मतलब है अगर बिजनेस टेम्परेरीली बंद होता है तो उसका क्या कॉस्ट है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग फैक्ट्री को बंद भी कर देते हैं 6 महीना के लिए, तब भी जो मशीन वहां पे है उस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा, जो पैसा हम ब्याज में लाए हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमको, रेंट लगेगा फैक्ट्री का, तो ये सबको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। मतलब अगर फैक्ट्री बंद भी रहेगा तो ये सब खर्चा होता रहेगा। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बिजनेस बंद था, फैक्ट्री बंद था, लेकिन कुछ खर्चा तो हो ही रहा था फिर भी, जैसे फैक्ट्री का रेंट या स्टाफ लोगों का थोड़ा बहुत सैलरी या फिर जो मशीन वहां लगा उसका डेप्रिसिएशन, वो सब खर्चा तो हो ही रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। दोज कॉस्ट विच कंटिन्यू टू बी इनकर्ड even when a plant is temporarily shut down, for example rent, rates, depreciation, etc. This cost cannot be eliminated with the closure of the plant. In other words, all fixed costs which cannot be avoided during temporary closure of a plant will be known as shutdown cost. तो जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है सब अगर हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वो सब शटडाउन कॉस्ट होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा ही होता है ना, प्रोडक्शन करो या ना करो खर्चा होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है वो खर्चा जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है, अब वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इंपैक्ट नहीं करेगा, उस खर्चे को बोलेंगे हम लोग संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट, मतलब जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट दे चुका हूं, ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है ये मेरे लिए संक कॉस्ट है, क्योंकि ये खर्चा तो हो चुका, ये पैसा मैं दे चुका, अब इससे मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे काम करूं या ना करूं, मैं चाहे फैक्ट्री में प्रोडक्शन करूं ना करूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी इनकर हो चुका है, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट विच इनकर्ड इन पास्ट, जो पहले हो चुका है, आर नोन एज संक कॉस्ट। दे प्ले नो रोल इन द डिसीजन मेकिंग इन द करेंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, in the case of a decision relating to replacement of machine, the written down value of the existing machine is a sunk cost. अगर हम नया मशीन लाने का सोच रहे, जो पुराने मशीन का वैल्यू है वो संक कॉस्ट है, क्योंकि पुराना मशीन तो पहले से खर्चा हो चुका है, वो मशीन तो हम 10-20 साल पहले लाए थे, उसका तो खर्चा हो चुका है, तो वो संक कॉस्ट है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट दो कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब है जिससे कैश आउटफ्लो होगा, अदर नाम था इसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। ठीक है, जैसे ऊपर लिखे थे ना आउट ऑफ पॉकेट, वही है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर नोन एज, देखो लिखा भी है, आर नोन एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एंड रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्विंग इमीडिएट पेमेंट, जिसका पैसा देना पड़ेगा, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट, ये सब। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा, जिसका इमीडिएटली अभी पैसा देना नहीं पड़ेगा, जिससे कैश आउटफ्लो नहीं होगा, वो सबको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट एक जैसा ही है,
दोनों में कैश आउटफ्लो नहीं होने वाला है। क्लियर इतना? दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये हमारा पार्ट 2 था वीडियो का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले अपलोड कर रखे थे, ठीक है, ये पार्ट 2 था। इसमें हम 3 टाइप के कॉस्ट पढ़े इस वाले वीडियो में। पहला पढ़े बाय कंट्रोलेबिलिटी, दूसरा पढ़े बाय नॉर्मेलिटी, और तीसरा पढ़े बाय कॉस्ट फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस एकदम आखिरी में पहुंच गया है, बस लास्ट 1-2 क्लासेस बचा हुआ है। और बाकी अगर पुराना वीडियोस नहीं देखे हो चैप्टर का, प्लेलिस्ट में चले जाना, हर एक सब्जेक्ट, हर एक वीडियो, हर एक सेमेस्टर का तुमको वहां पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।